हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के चुनिंदा प्रश्न, जो सभी प्रश्न रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के इन सभी प्रश्नों में से 5 से 6 प्रश्न ऐसे रखे गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। अंत के 10 प्रश्नों से आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सही जगह से पढ़ रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट की प्रश्न संख्या 1 से। Like and subscribe. हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और आज फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा है और स्पेशल उत्तर प्रदेश की भी प्रश्न आपको लास्ट में मिलेंगे जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए थे। तो पूरा सेशन बहुत ही धैर्य के साथ देखें। पहला प्रश्न देखिए, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाता है सी। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाण कालीन बस्तियां थीं जहां चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले थे। कोल्डी हवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महानता का वर्णन किया गया है? बताएंगे। ये ऑप्शन आपका वरुण, बी है आपका इंद्र, सी है आपका अग्नि, डी है आपका शिव। तो देखिए, ऋग्वेद की बात हो रही है और जब ऋग्वेद की कहीं पर बात होती है तो इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए, एक तो ऋग्वेद आपका जो है वो प्राचीनतम वेद माना जाता है जिसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों में होतृ यानी कि होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का ही मिलेगा आपको, और इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है आपके ऋग्वेद में। तीसरा प्रश्न है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? यहाँ पर ये जा होगा, ठीक है, निजी चिकित्सक थे। अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुल। तो देखिए, इसमें नाम आता है जीवक का, ठीक है। देखिए, बिंबिसार हर एक वंश का संस्थापक था, याद है आपको। बाकी वह बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर एक वंश का एक राजा था, वह बिंबिसार का पुत्र था। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध का पहला नवाब कौन था? बताएंगे। अशफाक उद्दौला, शहादत खां, शुजा उद्दौला या सफदरजंग। आंसर राइट हो जाता है बी। देखिए, शहादत खां, ठीक है। अवध के प्रथम नवाब शहादत अली खान जो कि 1722 से 1739 तक रहे। इसके बाद अंतिम जो नवाब वाजिद अली शाह रहे जो कि 1847 से 1856 के मध्य बने रहे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सायक संधि को स्वीकार किया था? ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। देखिए, अवध है, मैसूर है, पूना है, तंजौर है। आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर बी। देखिए, लॉर्ड वेल्जली की सायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेंगे, हैदराबाद का निजाम। इसने सन 1798 में लॉर्ड वेल्जली की सायक संधि को स्वीकार किया था। देखिए, सेशन अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे शेयर जरूर कर दें, साथ में लाइक भी कर दें, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए हम विद एक्सप्लेनेशन के साथ तैयार करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार ही दिए गए। तो छठा प्रश्न देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघीय राज्य, अर्ध संघीय राज्य, एकात्मक राज्य या राज्यों का संघ। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 1 और 2 याद रखना है आपको, और याद हो जाएगा आपको तुरंत। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि भारत, ये संविधान का अनुच्छेद 1 ये घोषणा करता है कि भारत जो है वो राज्यों का
संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर भी जो है घोषणा की गई थी कि वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का भी प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है आपके अनुच्छेद 2 में। ठीक है, 7वां प्रश्न, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए नहीं पूछा गया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध भी अभियोग चलाने का प्रावधान है, वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश के भी विरुद्ध आप अभियोग चला सकते हैं, और भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी आप अभियोग चला सकते हैं। लेकिन प्रश्न में पूछा गया नहीं, तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, इनके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। आपको पता ही है, ये फातिमा बीवी थी, जो कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। वहीं उच्च न्यायालय की प्रथम महिला की बात करें तो ये लीला सेठ थी, जो कि हिमाचल प्रदेश से थी। 9वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत की थी। आपको पता ही है, ये एक राजस्थान है, जो कि देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। अल्फा सेंटोरी, वर्नांड स्टार, प्रोक्सिमा सेंचुरी या सीरियम। तो देखिए नासा के अनुसार, ठीक है, याद रखेंगे, सूर्य के बाद पृथ्वी का जो निकटतम तारा माना जाता है उसमें आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी आता है, जो कि पृथ्वी से 4.246 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। झील, कुआं, समुद्र या टैंकर। तो सतह पर बात हो रही है, तो सतह पर सबसे जो ज्यादा मात्रा मिलेंगे आपको वो आपकी झील मिलेंगी, और झील सतह पर जल संसाधन का एक बढ़िया उदाहरण माना जाता है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको एक बार उपयोग के बाद पुनः शोधन कर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। जल का सर्वाधिक उपयोग हम सिंचाई में करते हैं, जो कि 70% है, उद्योग में 23% और घरेलू व अन्य कार्यों में हम 7% इसका उपयोग करते हैं। 12वां प्रश्न है, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है। बताएंगे इसमें, ए ऑप्शन आपका कैनोपी कहलाती है, बी है श्रब लेयर कहलाती है, सी है हर्ब लेयर कहलाती है, या डी है वन तल कहलाती है। तो आंसर इसमें राइट हो जाता है बी। देखिए, वन में वनस्पति निम्न वितान के ठीक नीचे की परत श्रब लेयर यानी कि झाड़ी की परत होती है। श्रब लेयर में मुख्य रूप से परिपक्व झाड़ियां होते हैं। इसमें एक छोटी वनस्पति होती है जो वन तल की ऊंचाई में 1 मीटर से 2 मीटर के बीच होती है। 13वां प्रश्न, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं। सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो उन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन, जिन्हें उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन भी कहते हैं। ये हमारे देश के बहुत बड़े भाग में है और ये वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्रम घने होते हैं, वर्ष के एक निश्चित समय पर भी अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो पेड़ होते हैं वो साल होता है, सागौन होता है, पीपल होता है, नीम होता है और शीशम होता है। अगला प्रश्न है, कितने माप से अधिक ध्वनि का शोर का नाम दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे हाईएस्ट 140 डेसिबल जो है ये आपका शोर की कैटेगरी में आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, बताएंगे कहाँ पर है। अहमदाबाद, प्रयागराज, हैदराबाद या कोलकाता। तो आंसर इसमें राइट हो जाएगा सी। देखिए, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में है, एवं केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान धनबाद में है। तो ये तीनों याद कर लेंगे आप इन्हें। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। देखिए, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है। बोतल कांच, चकमक कांच, दुर्लभ कांच या पायरेक्सिक कांच। तो पायरेक्स कांच, इसे बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। पायरेक्स कांच की रासायनिक चिर स्थायित्व
तथा तापीय प्रदान प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको पता ही है, विटामिन का जो आविष्कारक है वो आपके सी फंक हैं। इन्होंने 1911 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जो कि जल में घुलनशील होते हैं आपके बी और सी। बाकी वसा में घुलनशील आपके विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद? आंसर राइट होगा बी। देखिए, वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक, आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला एक छात्रों के लिए लिखा गया था। उपनिषद, उपनिषद वह ब्रह्म विद्या जो आत्मविद्या का प्रकाशक है। उपनिषद शब्द तीन शब्द उपधन निषद के संयोजन से बना है, जिसका उप निकट निश्रद्धा सद मतलब बैठना। 19वां प्रश्न, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपको पता ही है, अभी आपने पढ़ा भी था, ऋग्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सही सुमलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहां, मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुजक जहांगीरी जहांगीर। तो देखिए, इसमें जो सुमलित नहीं है वो हुमायूंनामा है, जो कि हुमायूं ने नहीं लिखा था बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला, हबीब उल्ला खान, उस्मान अली खान, मीर मोहम्मद यूसुफ खान। आंसर राइट होगा ए, सिराजुद्दौला। ठीक है, प्लासी की जो लड़ाई हुई वो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। 22वां प्रश्न है, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? जयप्रकाश नारायण, रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में शुरू किया गया था, जो एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनः वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, ये आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। 23वां प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? आंसर राइट होगा सी। ठीक है, नाना साहेब। देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहेब थे। 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण बताए जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, कुंवर सिंह, बिहार बहादुर शाह दिल्ली, नाना साहब कानपुर, बेगम हजमल लखनऊ आदि थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? धमार, बिरहा, टंपा या कव्वाली? देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की एक परंपरा रही है। यहाँ कजरी, बिरहा, नक्टा, झूमर, सोहानी, कराही, भर्तहरी, कव्वाली, रसिया, सोहार इत्यादि लोकगीत हैं। टंपा पंजाब का शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कैगा, नरौरा, कलपक्कम या काकरापार? आंसर राइट होगा बी। देखिए, नाभिकीय शक्ति संयंत्र प्रदेश, नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में और काकरापार गुजरात में। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसके लिए नोट करके रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाली कालीनों के लिए और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर, गाजियाबाद, उन्नाव, भदोही? तो आंसर भदोही राइट होगा इसमें। देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ, कानपुर, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख आभूषण बाजार आपके मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है, जो कि बड़ा आभूषण बाजार के रूप में जाना जाता है। ये देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान, बेबिल प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन की विफलता? आंसर डी राइट होगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में
भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर राइट होगा बी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड रिपन। तो आंसर राइट होगा डी। देखिए, भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, जिस कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। Like and subscribe. प्रश्न है कि निम्न में से किसने इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? ए ऑप्शन है जस्टिन रनाडे, बी है बी.एन. मांडलिक, सी है नवजीवन चंद्र राय, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका राइट हो जाएगा ए। देखिए, न्यायमूर्ति रनाडे ने सन 1862 में पत्रिका इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया। न्यायमूर्ति रनाडे एक ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं समाज सुधारक थे। प्रश्न संख्या 32, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर राइट होगा बी। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। वहीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 33वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को खालिस्तान की समानता का वचन देता है। ए ऑप्शन है अभिव्यक्ति और विश्वास, बी है हैसियत और अवसर, सी है विचार और अभिव्यक्ति, डी है अवसर और अभिव्यक्ति। तो आंसर इसका राइट हो जाएगा बी। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें हैसियत यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। यह अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 34वां प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, बी है अशोक मेहता कमेटी, सी है रॉयल कमीशन, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर राइट हो जाएगा ए। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। हाँ, बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अशोक मेहता समिति 1977 ने द्विस्तरीय स्तर पर पंचायती राज की संस्तुति की थी। 35वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? कालाहरी, गोबी, थार या सहारा। तो आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी। देखिए, सहारा विश्व की विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम जो है रेगिस्तान के अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। प्रश्न संख्या 36, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा बताना है महासागर। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। देखिए, महासागरों का क्षेत्रफल घटते क्रम में है। तो सबसे बड़ा आपका, ठीक है, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 37वां प्रश्न, डैन्यूब नदी का उद्गम
किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया या ऑस्ट्रेलिया? तो डैन्यूब जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल माना जाता है वो जर्मनी माना जाता है। ठीक है, डैन्यूब नदी यूरोप में बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनों एगियसन कस्बे के पास दोना योगियसन कस्बे के पास है और फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में ये काला सागर में जाकर मिलती है। प्रश्न संख्या 38, संविधान के खालिस्तान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। 101, 102, 103 या 104? आंसर राइट होगा सी, भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम या 124वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसे 14 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न 39वां, क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। हरित, श्वेत, लाल या नीली? आंसर राइट होगा बी। देखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना था। वर्गीज कुरियन के द्वारा पहली बार भैंस के दूध से पाउडर बनाया गया। डेयरी प्रसंस्करण उद्योग अमूल की स्थापना की गई। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का 17% से ज्यादा उत्पादन करता है। 40वां प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो आंसर इसमें राइट होगा सी। देखिए, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी को निम्नलिखित 3 घटकों में विभाजित किया गया है। सीजीएसटी, इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व इकट्ठा किया जाता है। एसजीएसटी, इसके तहत राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। वहीं आईजीएसटी, इसके तहत अंतर राज्य बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्लैक पावर आंदोलन का उदय हुआ था? 1866, 1911, 1954 या 1966? आंसर राइट होगा डी। देखिए, ब्लैक पावर आंदोलन 1966 में उभरा था तथा 1975 तक चला। ये काफी हद तक मैल्कम एक्स की शिक्षाओं पर आधारित था, जो मार्टिन लूथर किंग के विचारों के विपरीत था। इनके अनुसार अश्वेत लोगों का अपने अधिकारों के लिए हिंसा का प्रयोग करना उचित है। 42वां प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 7, 8 या 10? आंसर राइट होगा सी। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से निम्नलिखित 8 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम तथा त्रिपुरा से होकर गुजरती है। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना की थी? एनी बेसेंट, बी.आर. अम्बेडकर, ए.ओ. ह्यूम, जवाहरलाल नेहरू? आंसर राइट होगा सी। दिसंबर 1885 में ब्रिटिश सिविल सेवक ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या लाहौर? तो आंसर इसमें राइट होगा ये। देखिए, नई दिल्ली। संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था, प्रथम सत्र 1940 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता होना चाहिए कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। पेन्नार नदी, कावेरी नदी, महानदी या तापी नदी? तो आंसर इसमें राइट हो जाता है डी। देखिए, तापी नदी अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बाकी अन्य तीनों नदियां पेन्नार, कावेरी और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मतलब ये जो तापी नदी है ये यहाँ पर
खाड़ी में नहीं गिरती, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आप अपडेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? रैयत के स्वार्थों का प्रोत्साहन, जमींदारी की शक्ति सीमित हुई, अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ या भूमि हस्तांतरण हो गया था। देखिए बंगाल की जो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी, इसमें अंग्रेजों का समर्थन करने वाला जो कुलीन तंत्र था, इसका निर्माण हुआ। अब इसका निर्माण कैसे हुआ देखते हैं। देखिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई, जिसमें भूमि लगान का 10/11, ठीक है, भाग कंपनी सरकार को देना था। 1/11 भाग जमींदारी को अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रख लेना था। इस बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाला एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, जो भारत की आजादी तक उनका समर्थक बना रहा। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? राजा राममोहन राय, राज नारायण बोस, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। आंसर राइट होगा सी। तत्वबोधिनी पत्रिका महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 16 अगस्त 1839 से शुरू की गई थी। ये तत्वबोधिनी सभा की पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ था, ईस्वी तक होता रहा। ये कोलकाता से बंगला भाषा में प्रकाशित की गई थी। ब्रह्म धर्म के प्रचार के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है? तो ए ऑप्शन है आपका इसमें नमामि गंगे, बी है पोलावरम प्रोजेक्ट, सी है गंगा मंथन और डी है आपका कल्पसर प्रोजेक्ट। ए ऑप्शन राइट होगा नमामि गंगे नामक परियोजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ बनाना है और ये योजना 7 जुलाई 2016 को प्रारंभ की गई थी। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो नोट कर लेंगे इसको भी। चलिए अगला प्रश्न है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये मिलकर कहलाते हैं नीदरलैंड, स्कैंडिनेविया, यूरेशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी मिलकर कहलाते हैं स्कैंडिनेविया। देखिए ये सभी उत्तरी यूरोप के देश हैं और स्कैंडिनेविया जो है एक सांस्कृतिक शब्द है, जो पांचों देशों की एक जैसी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 50वां प्रश्न, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसमें सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है और यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.11% वन पाए जाते हैं। राज्य का 1/3 हिस्सा वनाच्छादित है और अन्य जीवन का ये रोमांचक चित्रकला प्रस्तुत करता है। 51वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा बैंक के राष्ट्रीयकरण का एक लक्ष्य नहीं है? जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश, शाखाओं का असीम विस्तार। देखिए बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण करना बैंक के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है, जबकि जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश तथा शाखाओं का असीम विस्तार बैंक के राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना का प्रारंभ किस सन में हुआ था? वर्ष 1946, वर्ष 1948, वर्ष 1845 या वर्ष 1649 में। आंसर ये राइट होगा। भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन भेजने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, देशबंधु के उपनाम से निम्न में से किसको जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान, चित्तरंजन दास, राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण। देखिए देशबंधु के उपनाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। वहीं सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है, राजाजी राजगोपालाचारी और लोक नायकी जयप्रकाश नारायण इनके उपनाम है। तो इन प्रश्नों में देखिए ये 4 ऑप्शन है, चारों को आप नोट कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, किसी ना किसी को जरूर पूछा जाता है हर साल। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है?
महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती या राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी राइट, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है और महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया लिखी है। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश और राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, गांधी इरविन पैक्ट समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, 10 अप्रैल 1961, 15 जनवरी 1951 या 4 दिसंबर 1921। आंसर ए राइट होगा। गांधी इरविन पैक्ट समझौता 5 मार्च 1931 को वायसराय इरविन एवं गांधी जी के बीच दिल्ली में हुआ था, अतः इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ये ऑप्शन है मंगल ग्रह, बी है शुक्र ग्रह, सी है बुध ग्रह, डी है बृहस्पति ग्रह। आंसर ए राइट होगा। सौरमंडल में मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा, आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी से देखने पर इसकी छवि लाल दिखती है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की बहन जो है मंगल ग्रह। नोट करेंगे। 57वां प्रश्न, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, प्राइम मेरिडियन पर, अंटार्कटिका पर। तो देखिए ए ऑप्शन राइट होगा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं। 58वां प्रश्न, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या एशिया। देखिए पृथ्वी पर स्थल खंड के सबसे बड़े भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है, जो क्रमशः निम्न है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिंट्स के नाम से जाना जाता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। आंसर राइट होगा डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिंट्स यानी कि लैंड ऑफ कंगारू या प्यासी भूमि का देश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। आंसर राइट होगा बी, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना घास के मैदान कहते हैं। महाद्वीपों में सवाना घास के मैदान अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। सवाना घास के मैदानों में शुष्क ऊंची घास पाई जाती है। तो ये 60 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था और उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। आपने इसे लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स ग्रुप हैं उनमें आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आगे आपको ऐसे ही प्रश्न मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।